नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो भाई आज की सबसे ताज़ा और सबसे ज़रूरी खबर कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का गठबंधन का सीट भी फाइनल हो गई। एक आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हालांकि उससे पहले अखिलेश यादव जी ने ये टीवी पे बोल दिया था, जब पत्रकार उनको घेरे थे दिन में ही उन्होंने कह दिया था कि हम लोग का गठबंधन फाइनल हो गया, आज शाम को आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। और जब लोगों ने उनसे ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उन्होंने एक जुमला, मैं वर्ड इसलिए नहीं बोलता हूँ कि जुमला का कॉपीराइट केवल एक व्यक्ति और एक पार्टी के पास है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि अंध भला तो सब भला। तो वही बात भी हुई और मैं उसी को जरा आज आपके साथ उसको उस डिटेल को भी बात करूँगा। शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सपा की तरफ से राजेंद्र चौधरी साहब और नरेश उत्तम पटेल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश, और अजय राय साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। यही कंपोनेंट भी होना चाहिए था। इन लोगों ने आके प्रेस से वार्ता की और फिर जो मोटी बात यह है कि 62 सीट सपा लड़ेगी 80 में, 17 सीट पे कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, नाम भी आ गए हैं, और 1 सीट चंद्रशेखर रावण के लिए है। मुझे लगता है कि ये एक जो दे रहा है, ये जो होता नहीं, एक वो होता दूसरा, एक क्रिकेट में एक टर्म, एक बॉल होती है दूसरा। चंद्रशेखर रावण का इस पूरे उसमें आना एक बड़ा इंडिकेशन है। चंद्रशेखर रावण को अगर आज कोई कहे तो ये होगा कि भाई उनके पास कौन से वोट, कहाँ वोट। चंद्रशेखर रावण के पास नैरेटिव सेट करने का, और मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बलिया से लेके, देवरिया से लेके, कुशीनगर से लेके, संगठन भले ही छोटा हो लेकिन चंद्रशेखर रावण का संगठन हर गांव, हर ब्लॉक तक पहुंचा हुआ है। वो कितना बड़ा और छोटे में एक डिबेट हो सकती है। खैर, अब मुख्य बात पे आ जाएं। 2-3 चीज़ें इसलिए क्योंकि उससे ये पूरी कवायद को समझना आसान होगा। ये बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ये नहीं हो रहा है, बहुत जल्द देरी हो रही है, लेकिन इसके रेफरेंस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें काम कर रही थी। अब अगर आप ये सोचिए कि आज जयंत चौधरी आज यहाँ होते और अब अगर जाते तो ज़्यादा नुकसान करते। जयंत चौधरी जी की भी हाल कुछ अजीब सा हो गया है। जयंत चौधरी जी का हाल अजीब सा इसलिए हो गया है कि उन्होंने पहले तो पार्लियामेंट में उनको मोदी जी में चौधरी चरण सिंह नज़र आने लगे, और उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई मुझे तो जब मोदी जी बोलते हैं तो उसमें चरण सिंह दिखाई देते हैं। वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन था, उसके बाद उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि मैं एनडीए के साथ जा रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। अब मेन मुख्य बात यह है कि वो आज तक गए क्यों नहीं। भाई 12 को हुआ है तो बताया ये जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी बुलावा नहीं आया है। तो बुलावा नहीं आया है तो इतनी जोर से भागने की क्या जरूरत थी। कमलनाथ जी का हर्ष आप देख ही चुके हैं, जो क्योंकि अभी बुलावा नहीं आया, अभी तो एनडीए में गए नहीं, अभी कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई, लेकिन जैसा हर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश या देश में जयंत चौधरी को क्या मिलने वाला है, कितनी सीट मिलने वाली, कौन कौन सी मिलने वाली, सब पता है। उनको 4 लोकसभा की सीट में उनको दी जाएंगी, जिसमें बागपत, बिजनौर, कैराना और मथुरा हैं। इसमें से बिजनौर सीट जो है वो बीएसपी की है, बाकी 3 सीटों पे बीजेपी के सिटिंग एमपीज हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत आसान नहीं है। जैसे बागपत में एसपी सिंह साहब हैं, एसपी सिंह साहब जो मतलब इनके पुलिस अध्यक्ष ये और मतलब तेज तर्रार, वो बागपत में है। बागपत में उन्होंने भाई पिछली बार चौधरी अजीत सिंह हार ही गए थे, इन्हीं से हार गए थे। मथुरा में हेमा मालिनी जी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब चूंकि सीट इनको दी जा रही तो इनको तो ये लड़ाएंगे नहीं, तो क्या इनका टिकट कटेगा या ये लोग शिफ्ट होंगे, लेकिन इनका क्या होगा। दूसरा जो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी को एक चीज़ शायद अब समझ में आ रही है कि मुसलमान वोट उनके साथ नहीं आएगा। हालांकि उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो मुस्लिम हैं, वो बार बार गला फाड़ के कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान हमारे साथ आएगा, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ये लोगों की गलतफहमी, ये नैरेटिव भले ही सेट करते रहें। दूसरा ये है कि जयंत चौधरी साहब अपने को किसान जाट नेता के रूप में अपनी पहचान कराना चाहते हैं, लेकिन पहले किसान नेता फिर जाट नेता।
हुआ क्या है, किसान आंदोलन के चलते जब वो बीजेपी के साथ जाके खड़े हो गए हैं और अगर बीजेपी वहां उनको ले रही तो वो उनका किसान नेता के रूप में तो वो बाहर हो जाएंगे, जाट नेता रहेंगे। तो जाट नेता तमाम है, जाट नेता, बड़े जाट नेता, छोटे जाट नेता, भाई ये बड़े नेता इसलिए माने जाएंगे, चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं तो मानी हुई बात है, लेकिन ये किसान नेता तो नहीं रह जाएंगे। मुझे कभी कभी ये लगता है कि बीजेपी क्या जानबूझ करके, पुराने अगर जो महल में जाइए तो उसमें दिखाया जाता था कि दरवाजे छोटे होते थे, तो राजा का ये होता था कि मेरे सामने आओ तो झुक के आओ। तो बीजेपी क्या इस तरह के लोगों को, जयंत चौधरी, कमलनाथ, अब कमलनाथ के लिए कहा जा रहा है कि नकुलनाथ को आने दें, कमलनाथ को आने को, सबको उनकी हैसियत बता दे रही है कि आप क्या हैं और आप वैसे रहिएगा। जैसे नीतीश जी के लिए नड्डा जी को भेज दिया गया, जाओ नड्डा जी जाके उनकी शपथ करा के आओ, ना अमित शाह ना मोदी जी। तो सबको आप कहाँ हमारे लिए अब यूजफुल, कितनी यूटिलिटी रह गई वो दिखा दे रहे हैं। मैं अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसलिए आपसे ये कर लूँ कि ये जो 31 सीट पे समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिए हैं, वो मेरे सामने लिस्ट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत जल्दी भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बीजेपी में एक फुल टाइम पूरा उनका एक फौज लगी हुई है कि कैसे तोड़ो, कैसे फोड़ो, कैसे डराओ, कैसे धमकाओ, कैसे ललचाओ, इस काम के लिए। मेरे साथ जो अभी तक लिस्ट आई है उसमें मैं कुछ नाम ऐसे पढ़ दे रहा हूं, 31 लोगों की लिस्ट है। मैं उन लोगों के नाम पढ़ रहा हूं जो मेरे हिसाब से आज इलेक्शन में, तो कोई हार जीत तो किसी के उसमें नहीं, लेकिन अगर वो इलेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी एडवांटेज है। मैं उनको, अभी दूसरी तरफ का कैंडिडेट नहीं आया है, दूसरी तरफ का बीजेपी ही कैंडिडेट होगा, लेकिन वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और, एक मेरे पास एक और आंकड़ा है। पिछले इलेक्शन में 80 सीटों में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, और उन 62 सीटों में 1 लाख से कम, देखिए उत्तर प्रदेश में वोट बहुत होते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट मोटे तौर पे 16 लाख से लेके 20 लाख के बीच के वोटर्स हैं एक कंस्टिट्यूंसी में। मतलब ये बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पे वोटर भी बहुत ज़्यादा हैं। एवरेज 15 लाख से 20 लाख के बीच का आप एक वोटर समझिए। 1 लाख से मैक्सिमम 181 वोट से लेके 1 लाख तक की ये रेंज है। 181 से लेके 1 लाख तक की वोट में उत्तर प्रदेश में 62 सीटों में 21 सीटें 1 लाख से कम मार्जिन पे बीजेपी पिछली बार जीती थी, करीब 33% ये थी। बीएसपी 5 सीट, 10 में से 5 सीटें इस क्राइटेरिया से, और सपा 5 में से 2 सीटें इस उससे। कहना यह है कि क्लोज कंटेस्ट था, चाहे कहीं भी हो। आज बीजेपी उन 22 सीटों पर, 21 नहीं माफ कीजिएगा 22 सीटें थी, उन 22 सीटों पे 21 बीजेपी थी और एक अपना दल थी। जो एक अपना दल का था वो भी 1 लाख से कम वोट से जीते थे, तो 22 सीटें बीजेपी की थी आउट ऑफ 64। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जैसे एक बहुत क्लोज कंटेस्ट था। मैं बताऊं आपको, मुजफ्फरपुर में बीजेपी जीती थी संजीव बलियान, और उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था। माफ कीजिएगा, बात में मुजफ्फरपुर में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था 6526 वोट से। अब 6526 वोट कुछ नहीं होते हैं, वो आरएलडी का है कि आज वो मेरा वोट है, तो क्या आरएलडी और बीजेपी मिलके सारा वोट है? वो तो भाई ऑपोजिशन, विपक्ष का वोट है ना। अब उसमें से विपक्ष का नेता कितना ला पाएगा, कितना नहीं ला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं जो बात मुख्य रूप से कह रहा हूं, मैं पहले अभी कांग्रेस की सीट पे बाद में आऊंगा, पहले मैं सपा की सीट कर लूं। आप भी अगर कहीं नोट कर लीजिए, इसका डिटेल मैं एक आध दिन में इसको करूंगा, जिससे सीट वाइज आपको करें। संभल से शफीकुर रहमान वर्क हैं, चचा को इस समय तो कोई हरा ही नहीं सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं वो बहुत एडवांटेज होके जा रहे हैं। ज़ईफ आदमी है, बहुत सीनियर हैं, लेकिन एडवांटेज तो 1 सीट। फिरोजाबाद में अक्षय यादव पिछली बार भी जीत जाते, अगर वहां पे शिवपाल यादव जाके कमर नहीं कस लिए होते कि उनको हराना उनका काम है। रामगोपाल के लड़के हैं, फिरोजाबाद से एडवांटेज में उनकी बोल रहा हूं। मैनपुरी से डिम्पल यादव एडवांटेज सर्टेनली रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
बदायूं से शिवपाल यादव एडवांटेज रहेगा, ये आप भी मानेंगे। शिवपाल यादव अगर बदायूं से लड़ रहे हैं, परंपरागत रूप से वहाँ धर्मेंद्र यादव जीतते रहे हैं, तो 4 सीट। उन्नाव में अनु टंडन अच्छा लड़ेंगे। अनु टंडन कांग्रेस के उसमें जीती हुई हैं, वहाँ पे बहुत सोशल वर्क करती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, रिलायंस पीछे खड़ा रहता है, तो कई 100 करोड़ रुपया वहाँ उस कंस्टिट्यूंसी में खर्च होता है, वहाँ के लिए करती बहुत है, तो शी विल एडवांटेज वहाँ पे उनकी रहेगी ज़रूर। अकबरपुर में राजा रामपाल जो हैं वो पहले भी एमपी रह चुके हैं। राजा रामपाल मेरे हिसाब से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये हो गई 6 सीट। 7वीं सीट है अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा। लालजी वर्मा आप किसी से पूछ लीजिए, पुराने नेता हैं, बहुत कड़े और तपे हुए नेता हैं, लोगों के बीच ठीक से काम करने वाले नेता हैं, तो मैं 7वीं सीट लालजी वर्मा को भी एडवांटेज वहाँ पे दे रहा हूँ। राम प्रसाद चौधरी बस्ती, पिछली बार कम वोट से हारे थे, लेकिन इनको भी मैं एडवांटेज, ज़बरदस्त एडवांटेज दे रहा हूँ बस्ती में, कि राम प्रसाद चौधरी अगर बस्ती से लड़ रहे हैं तो वो बहुत मजबूती से लड़ेंगे, एडवांटेज उनकी रहेगी। 8 सीट हो चुकी हैं। मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी साहब, अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वहाँ जो कमल किशोर जी के 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बच्चों के अपने झगड़े थे, कुछ बच्चे से कुछ मर्डर वाला कुछ केसेस था, वो वाली बात नहीं। जो कमल किशोर, जो लाल सलाम वाले कमल किशोर अब नहीं रह गए हैं, अब वो भगवा झंडे वाले कमल किशोर हैं, तो वहाँ से आर.के. चौधरी भी अच्छा लड़ेंगे। 9वीं सीट प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल भी अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। 10वीं सीट गोंडा से श्रेया वर्मा, बेनी वर्मा जी की पौत्री, बिल्कुल नाको चने चमवाएंगी कीर्तिवर्धन जी को, राजा साहब मनकापुर को, तो हो गए 11 सीट। गाजीपुर से अफजाल अंसारी फिर बहुत स्ट्रांग विकेट पे लड़ रहे होंगे यहाँ से, 12वीं सीट। चंदौली से वीरेंद्र सिंह, पूछ लीजिएगा वहाँ किसी को फ़ोन करके कि भाई कैसा लड़ेंगे वीरेंद्र सिंह, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, एडवांटेज रहेगी। मतलब मैं एडवांटेज जब बोल रहा हूँ तो मेरे आज के हिसाब से बिना कुछ जाने इनके जीतने की संभावना ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो हो गई 13 सीट। अब मुजफ्फरनगर की सीट पे हरेंद्र मलिक लड़ेंगे, जिसको जयंत चौधरी के जो लोग कहते हैं कि ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हरेंद्र मलिक का जो ये जैसा कहते हैं कि समझौता टूटने में एक बड़ा वो था, क्योंकि हरेंद्र मलिक के लिए बिल्कुल अखिलेश यादव ये बनाए हुए थे कि नहीं उन्हीं को लड़ाना है मुजफ्फरनगर से, उनको अगर कोई चाहे तो ना रखे, लेकिन 13 अगर उनको रखते हैं तो 14। कैराना से इकरा हसन है, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, एडवांटेज है, 14। प्रवीण सिंह अरन बरेली, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, 15। अमरोहा से महबूब अली, 16। कन्नौज और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, अब कौन किसको लड़ाते हैं वो है, 18 सीटें। इस 31 सीट में 18 सीट मेरे हिसाब से आज एडवांटेज के साथ भी सपा जा रही है, और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 18 में 18 सीटें, नहीं तो 15 से 18 सीट के बीच में सपा का इस दावेदारी इस 31 सीट में, उसने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड भी किया है। बाकी सीटों में अभी आएगा तो वो देखने की बात होगी। तो ये तो हो गई कहानी समाजवादी पार्टी की, 31 में 18 करीब। अब कांग्रेस की बात आ जा रही है। कांग्रेस रायबरेली अमेठी से बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या एक्सचेंज होके वरुण गांधी सपा के टिकट पे कुछ कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर गांधी परिवार के इन दोनों जगह से कोई लड़ रहा है, अमेठी में इस बार राहुल गांधी अगर आके लड़ रहे हैं तो शायद उनको सिर्फ नॉमिनेशन करने आना पड़ेगा। अमेठी इस बार राहुल गांधी को निराश नहीं करेगी। और बाराबंकी से भी ये अच्छी फाइट होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसा मैं सहारनपुर, इमरान मसूद वाली सीट, मतलब जिस तरह से सहारनपुर का संरचना है, वहाँ पे अगर कांग्रेस ठीक से मेहनत कर देती है तो वो भी सीट कांग्रेस के पास आ सकती है। फिर अमरोहा दानिश अली, अब अमरोहा दानिश अली वहाँ से लड़ते हैं। अब अमरोहा वाली सीट भी, मतलब दानिश अली भी एक है। 17 में 5-6 सीट मुझे ऐसी लग रही हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि एडवांटेज कांग्रेस से। मैं बाकी सीटों का ये नहीं कहूँगा कि वो हारने की स्थिति में।
मैं अभी ठीक से देख लूं कौन कौन और लड़ा है, कौन कौन वो है, तब मैं बात करूंगा। लेकिन इस 5 तो अभी 31 और 18 और चंद्रशेखर रावण भी बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे, एडवांटेज लड़ेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो है, अट्रैक्शन है, संयुक्त कैंडिडेट हो रहे हैं विपक्ष के, बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे। तो 49 सीट में अभी जो आप एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 24-25 सीट के 50% सीट का स्ट्राइक रेट हो रहा है। तो बीजेपी की नींद तो खराब होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक बात मैं इसलिए कह के खत्म करूं, वो कहना जरूरी था कि शायद अखिलेश यादव का, ये बहुत लोगों को पता है कि मैं उनका क्रिटिक हूं। क्रिटिक इसलिए हूं कि मुझे हरदम ये लगता है कि सेनापति तो अखिलेश यादव ही को होना है, और सेनापति को, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार बिल्कुल ठीक काम किया जब उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वो प्रेशर बनाया, क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, ये काम, कमलनाथ, फलाना, ये सब कर रही थी। कांग्रेस यूपी को वो तवज्जो नहीं दे रही थी। अखिलेश यादव जी ने वो प्रेशर बना के जिसको सीट को फाइनलाइज करा लिया है। मेरे हिसाब से ये उनकी उस रणनीति को ठीक से दिखाता है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन में नाको चने चबवा दिए थे दूसरी पार्टी के, और रिजल्ट भी अच्छा लेके आए थे। तो आज इंडिया गठबंधन के लिए इंपॉर्टेंट वो, क्योंकि मेरे बॉस, मेरे आज एक शो में कर रहा था, शो कॉन्फ्रेंस साहब, उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 15 सीट ले आएगा तो बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। मेरे हिसाब से जो अभी तक का है ये शुभ संकेत है कि इस 49-50 में अगर 50% का स्ट्राइक रेट है तो बाकी 31 सीटों को देखना होगा कि क्या है। लेकिन गुड फॉर कांग्रेस, ये लॉन्ग टर्म है। अखिलेश यादव जी का ठीक है, अब 2-3 चीज़ों को उनको हैंडल करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना और पल्लवी पटेल जी का जाना, वो भी, और सलीम शेरवानी जी का गुस्सा होके अपने पद से इस्तीफा देना, उसको भी समझना ज़रूरी है। और अखिलेश जी को ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि आप जब राज्यसभा देते हैं तो आपकी पार्टी दे रही है, आपकी ये जायदाद नहीं है, थोड़ा समझना होगा। जया बच्चन और आलोक रंजन जी को राज्यसभा भेजना मेरे हिसाब से एक थोड़ा चूक का काम था। अगर उसमें आप कुछ ऐसे लोगों को दिए होते जिनसे वोट पे प्रभाव पड़ता तो शायद वो बेहतर रहता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी या सलीम शेरवानी या पल्लवी पटेल का इसमें थोड़ा नाखुश होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं। खुश नाखुशों को, जो इस तरह के लोग हैं, उनको साथ ले चलना ही आपसे का नेतृत्व, इसी की यही क्षमता आप में होनी चाहिए। और उम्मीद है कि इलेक्शन आते आते आप इन लोगों को साथ लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।